दिस वीडियो सेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आपको है वो आपको पढ़ेंगे। तो आइए इसमें हम जो बहुत जितनी जल्दी आपको जितनी फास्ट में हो सके तो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसका हम था वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो आप यहाँ देखिए मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो आपको चीज़ें पढ़ने को वो कब क्या क्या पढ़ने को मिलेगी। पहले एक बार इसकी एक संक्षिप्त चीज़ों को देख लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपको प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो आपको 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक आपको होती है। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो आपको है वो 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक होती है, जिसके अंदर आपको प्रमुख राजवंश पढ़ने को मिलेगा। चोल साम्राज्य पढ़ने को मिलेगा। चोल साम्राज्य कृषि एवं राजनीतिक संरचना चोल समाज की राजपुत्र होगा, राजपुत्र समाज होगा। फिर आपको सामाजिक गतिशीलता की सीमा, स्त्रियों की स्थिति, सिंध में अरबों का विस्तार, गजनवी राज, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, धार्मिक स्थितियाँ, मंदिरों तथा मठ संस्थाओं का महत्व, शंकराचार्य, इस्लाम, सूफी परंपरा, साहित्य एवं विज्ञान, अरबेरूनी का भारत, कला तथा स्थापत्य पढ़ने को मिलेगा। फिर 13वीं से 14वीं शताब्दी का भारत, 13वीं से 14वीं शताब्दी के भारत के अंतर्गत हमें गौरी विजय पढ़ना होगा, कारण एवं परिणाम पढ़ना होगा, गुलाम शासकों के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी, विजय अलाउद्दीन खिलजी, फिर विजय अभियान इसी का, प्रशासनिक इसी का, कृषि एवं आर्थिक उपाय अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद तुगलक के अभिन्न परिवर्तन को पढ़ेंगे, फिरोज तुगलक और दिल्ली सल्तनत का ह्रास पढ़ेंगे, वाणिज्य तथा नगरीकरण का विकास पढ़ेंगे, साहित्य स्थापत्य और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन पड़ेंगे। फिर देखिए 15वीं से प्रारंभिक 16वीं सदी का भारत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है कि 15वीं से लेकर प्रारंभिक 16वीं सदी का भारत के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होगा। प्रमुख प्रांतीय राजवंश पढ़ेंगे। आपको प्रमुख प्रांतीय राजवंश पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, लोधी राज पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य का प्रथम चरण पढ़ेंगे, बाबर हुमायूं, सूर साम्राज्य एवं प्रशासन पढ़ेंगे। तो सूर साम्राज्य, बाबर हुमायूं, सूर साम्राज्य एवं प्रशासन पढ़ेंगे। पुर्तगाल पढ़ेंगे, एकेश्वरवादी आंदोलन पढ़ेंगे, कबीर, गुरु नानक एवं सिख धर्म पढ़ेंगे, भक्ति आंदोलन, क्षेत्रीय साहित्यिक विधाओं में वृद्धि, कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। 1556 से 1707 ईस्वी तक का भारत, देखिए 1556 से 1707 ईस्वी तक का भारत के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। तो 1556 से 1707 ईस्वी तक का जो भारत है उसके अंतर्गत जो हमें पढ़ने को मिलेगा वो हम यहाँ पढ़ेंगे। 1556 ईस्वी से फिर 1707 ईस्वी तक का भारत पढ़ेंगे। फिर आपको मानचित्र अध्ययन किया जाएगा, इतिहास के चुने हुए उद्धरण या प्रश्न आपको होगा। अब कि मध्यकालीन ऐतिहासिक व्यक्ति जो आपको होता है, मध्यकालीन ऐतिहासिक व्यक्तित्व जो होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर फिर प्रश्न कोश होगा, फिर आपको परिशिष्ट कोश खास बातों का। आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये जो आपको है वो आपको है एक तरह से उपकार का हो गया। तो यहाँ बात देखते हैं, इसमें सबसे शुरुआत कीजिए कुछ यहाँ पर मुख्य बातों को कि आपको देखिए। तो सबसे पहली बात देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो हमारी प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हुआ 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का शुरू होता है। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत जो है वो 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक की शुरुआत होती है। तो जिसको अंग्रेजी में अर्ली मेडिवल इंडिया बोलते हैं। अर्ली मेडिवल इंडिया जो है ये आपको 750 ईस्वी से शुरू होती है और 1200 ईस्वी तक ये चलती है। अर्ली मेडिवल पीरियड जो है 750 ईस्वी से शुरू होती है और 1200 ईस्वी तक आपको चलती है। अब देखिए इसके अंदर देखिए प्रमुख राजवंश जो है, इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे, चोल समाज पढ़ेंगे, कृषि एवं राजनीतिक संरचना पढ़ेंगे चोल समाज का, राजपूत के बारे में पढ़ेंगे, फिर सामाजिक गतिशीलता की सीमा पढ़ेंगे, और इस समय में आपको 700 से 1200 ईस्वी के बीच में आपको स्त्रियों की स्थिति कैसी थी ये भी पढ़ेंगे, सिंध में अरबों का विस्तार कैसे होगा ये भी पढ़ेंगे, और गजनवी राज के राय ये भी पढ़ेंगे, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ भी पढ़ेंगे, धार्मिक स्थितियाँ भी पढ़ेंगे, और मंदिरों तथा मठ संस्थाओं का महत्व पढ़ेंगे, शंकराचार्य पढ़ेंगे, इस्लाम पढ़ेंगे, सूफी परंपरा पढ़ेंगे, साहित्य एवं विज्ञान पढ़ेंगे, अल बेरूनी का भारत पढ़ेंगे, कला एवं स्थापत्य पढ़ेंगे। अब देखिए मेजर डायनेस्टी जो है, जिसकी मेजर डायनेस्टीज प्रमुख राज, इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोल सकते हैं क्या कि मेजर डायनेस्टीज, द चोला एम्पायर, एग्रेरियन मतलब कृषि जिसे बोलते हैं, एग्रेरियन, देखिए एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल स्टेट पढ़ेंगे, द राजपुत्र पढ़ेंगे, एक्सटेंट ऑफ सोशल मोबिलिटी में सामाजिक गतिशीलता जिसे बोलते हैं, पोजीशन ऑफ, यहाँ देखिए पोजीशन ऑफ वुमेन पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति, द अरब इन सिंध एंड गजनवीज, एंड द अरब इन सिंध, देखिए सिंध में अरबों का विस्तार और गजनवी राज जिसे बोलते हैं, द अरब इन द सिंध एंड गजनवीज जिसे बोलते हैं, ये आपको होगा। कल्चरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे, मतलब कल्चरल ट्रेंड्स मतलब आपको जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ होती है वो दिखाया जाएगा, रिलीजियस कंडीशन, धार्मिक स्थितियाँ दिखाया जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स एंड मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन, तो मंदिरों तथा मठ संस्थाओं का महत्व पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्पल्स एंड मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। शंकराचार्य पढ़ेंगे, आप यहाँ देखिए शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको शंकराचार्य हो गया, इस्लाम हो गया, सूफीज हो गया, लिटरेचर हो गया,
फिर देखिए लिटरेचर एंड साइंस पढ़ेंगे अल्बर्नीज़ यहाँ पे अल्बर्नी का भारत पे अल्बर्नीज़ इंडिया पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो फिर आपके यहाँ देखिए उत्तरी भारत के प्रमुख आप जो यहाँ से शुरू करें उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंश में आते हैं। उत्तरी भारत के जो प्रमुख राजवंश है देखिए उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंश में देखिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया देखिए उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंश जिसको हम बोलते हैं उत्तरी भारत के प्रमुख इंडिया जिसे बोलते हैं उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंश जिसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया देखिए 8वीं शताब्दी में सिंध विजय के अतिरिक्त 3 शक्तिशाली राज्यों गुर्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट का उदय हुआ। तो 8वीं सदी में जिसको हम 8वीं सदी में इसकी 700 ईस्वी बोलते हैं। 8वीं सदी में इसकी 700 ईस्वी से लेकर 799 ईस्वी तक को बोलते हैं 8वीं सदी। तो 8वीं शताब्दी में सिंध विजय के अतिरिक्त 3 शक्तिशाली राज्यों गुर्जर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट का उदय हुआ। इसी तरह 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 10वीं शताब्दी के पूर्वांत तक कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष चलता रहा। जिसमें भाग लेने वाले राजा प्रमुख रूप से वत्सराज, नागभग द्वितीय, मिहिर भोज, रामभद्र, महेंद्रपाल, गुर्जर प्रतिहार राज से देवपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, पाल शासक एवं ध्रुव गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय, अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश थे। यहाँ देखिए कई सारे इसमें आपको हो गए। सबसे देखिए 8वीं शताब्दी में सिंध विजय के अतिरिक्त आपको 3 शक्तिशाली राज्यों गुर्जर प्रतिहार राज, पाल एवं राष्ट्रकूट का उदय हुआ। इसी तरह आपको 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध में से 10वीं शताब्दी के पूर्वांत तक कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष चलता रहा। तो जिसमें भाग लेने वाला राजा प्रमुख रूप से देखिए वत्सराज था, नागभर द्वितीय था, मिहिर भोज, रामभद्र था, महेंद्रपाल जो गुर्जर प्रतिहार राज से आपको महेंद्रपाल था, देवपाल, धर्मपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, पाल शासक था नारायणपाल एवं ध्रुव गोविंद तृतीय था, कृष्ण द्वितीय था, अमोघ वर्ष प्रथम जो था वह राष्ट्रकूट वंश के जो थे अमोघ वर्ष प्रथम। देखिए कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हुए संघर्ष उत्तरी भारत की 2 शक्तियों बंगाल के पार एवं मांडवपुर जिसको मंदोर बोलते हैं, मंदोर के गुर्जर प्रतिहार उदय हुआ। तो कन्नौज में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देखिए संघर्ष में उत्तरी भारत की 2 शक्तियों बंगाल के पार एवं मांडेपुर में अर्थात मंदोर के गुर्जर प्रतिहार का उदय हुआ। अब देखिए बंगाल के पाल देखिए द पाल्स ऑफ बंगाल यहाँ पे देखिए। अब देखिए तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ एवं रामचरित्र के लेखक संध्याकर नंदी के अनुसार पाल शासक क्षत्रिय वंश के थे। तो पाल शासक वो क्षत्रिय वंश के थे। आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार पाल वंश का संस्थापक शूद्र बताया गया। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार पाल वंश का संस्थापक शूद्र बतलाया गया। तो पाल वंश का संस्थापक शूद्र बतलाया गया। अष्ट सहर्ष सिक्का प्रज्ञा पारमित नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पाल वंश का संस्थापक किसी सैनिक अधिकारी राजभट्ट से संबंधित था। तो आप यहाँ पे देखिए क्या सहर्षिका प्रज्ञा पारमित नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार पाल वंश का संस्थापक किसी सैनिक अधिकारी राजभट्ट से संबंधित था। तो अब यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार पाल वंश के संस्थापक गोपाल का जन्म को पुंडवर्धन जिसको बोंगला जिला बोलते हैं, पुंडवर्धन बोंगला जिला या वरेंद्री मतलब पूर्व बंगाल के पास हुआ था एवं उसे बंगाल का राजा निर्वाचित किया गया था। राष्ट्रकूट अभिलेख के अनुसार पालों की आदि भूमि गौड़ थी। राष्ट्रकूट अभिलेख के अनुसार पालों की आदि भूमि गौड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के राजा निर्वाचित होने के उल्लेख खलीमपुर देखिए आपके यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रकूट के अभिलेख देखिए आपको राष्ट्रकूट अभिलेख के अनुसार पालों की आदि भूमि गौड़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के राजा निर्वाचित होने का उल्लेख खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख में किया गया है। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार तो गोपाल के पिता का नाम आपको वैपयट एवं पितामह का नाम दैत्य विष्णु था। अब देखिए पाल वंश के शासकों का परिचय देखिए। पाल वंश के शासकों के परिचय के अंतर्गत पाल वंश के अंतर्गत आपके देखिए कौन कौन शासक आपको आ जाते हैं।
तो पाल वंश के शासक के अंतर्गत सिर्फ हम अभी शासक का नाम देखने का प्रयास कर ले कि पाल वंश के शासक अंतर्गत आपको गोपाल आ गए, फिर आपको गोपाल आपको आ गए, फिर धर्मपाल आ गए। गोपाल आपको 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आपको धर्मपाल आ गए 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। फिर आपको देवपाल आ गया, देवपाल आपको 810 से 850 ईस्वी तक आपको आ गया। तो 810 से 850 ईस्वी तक आपको आ गया। हाँ, फिर आपको देखिए इसके बाद देखिए क्या है, प्रथम पाल समाज का पतन हो गया। इसका देखिए प्रथम पाल समाज का पतन हो गया। अब द्वितीय पाल समाज का उदय देखिए। द्वितीय पाल समाज के अंतर्गत देखिए आपको महिपाल प्रथम है, जिसका शासन का आपको 988 से लेकर 138 ईस्वी तक रहा। तो 988 से लेकर 138 ईस्वी तक रहा। फिर आपको देखिए फिर नवपाल आ गया। फिर आपको क्या आ गया, नवपाल आ गया। नवपाल जो था देखिए नवपाल जो था वो नवपाल जो था वो 1038 से लेकर 1050 ईस्वी तक रहा। फिर आपको विग्रहपाल तृतीय आ गया। विग्रहपाल तृतीय जो था 1055 से लेकर 1072 ईस्वी तक आ गया। फिर आपको रामपाल जो था वो 1077 से लेकर 1077 से लेकर 1077 से लेकर 1030 तक रहा। रामपाल 1077 से लेकर 1130 ईस्वी तक रहा। फिर आपको देखिए इसके बाद हम इसके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। बस होगी। यहाँ पर जो आपको मुख्य चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर क्या गोपाल, तो यहाँ पर जो कहा देखिए पाल वंश के शासकों का परिचय के अंदर जो गोपाल था, गोपाल का जो शासन काल था वो 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक, मतलब 20 साल तक रहा। तो पाल वंश के जो शासक गोपाल थे उनका जो जीवन काल रहा, वो शासन अवधि जो रहा वो आपको 720 साल का मात्र रहा। मतलब ये 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक रहा है। अब देखिए पाल वंश के संस्थापक एवं प्रथम शासक गोपाल ने बंगाल में व्याप्त अव्यवस्था को दूर करने एवं पालों की शक्ति का विस्तार करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, महत्वपूर्ण कार्य किया। देखिए पाल वंश के संस्थापक जो गोपाल थे एवं प्रथम शासक गोपाल ने एवं प्रथम शासक भी पाल वंश के थे एवं प्रथम शासक गोपाल ने बंगाल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने एवं पालों की शक्ति का विस्तार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गोपाल ने पुंडु देखिए गोपाल ने पुंडु वंग अंग देखिए गोपाल ने पुंडु वंग अंग मगध कामरूप पर अधिकार कर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। देवपाल के मुंगेर ताम्रफलक के अनुसार गोपाल समुद्र पर्यंत भूमि का विजेता था। समुद्र पे देखिए देवपाल के मुंगेल ताम्रफलक के अनुसार गोपाल समुद्र पर्यंत भूमि का विजेता था। गोपाल बौद्ध धर्म से प्रभावित था, अतः उसने मगध विजय के बाद बिहार शरीफ के पास उदंतपुरी विहार की स्थापना की थी। देखिए आर्य मंजू श्री मूलकल्प के अनुसार गोपाल ने 27 वर्षों तक शासन किया एवं लामा तारनाथ के अनुसार उसका काल 750 से 770 ईस्वी तक था। देखिए क्या है कि आर्य मंजू श्री कल्प के अनुसार गोपाल ने 27 वर्षों तक का शासन किया एवं लामा तारनाथ के अनुसार उसका काल आपको 750 से 770 ईस्वी तक का था, मतलब कि मात्र 20 साल का वो था, मतलब 20 साल की उसकी शासन अवधि रही। अब हम देखिए फिलहाल के लिए इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर जो आ गया इसको देख के देख लीजिए। धर्मपाल की बात करें, देखिए धर्मपाल का जो जीवन काल रहा वो आपको 717 से 810 ईस्वी तक रहा, मतलब कि ये मात्र आपको 40 साल तक रहे। धर्मपाल आपको कितना साल तक 40 साल तक टिका रहा, तो धर्मपाल आपको 717 से लेकर 810 ईस्वी तक में इसके 40 साल तक आपको देखिए धर्मपाल आपको पाल वंश का सर्वाधिक योग शासक था। धर्मपाल क्या देखिए धर्मपाल पाल वंश का सर्वाधिक योग शासक था। धर्मपाल के समय में कन्नौज में त्रिदलीय संघर्ष चल रहा था। अपने शासन में धर्मपाल ने मगध वाराणसी प्रयाग पर अधिकार कर कन्नौज पर आक्रमण किया। उसी समय चक्रायुद्ध को कन्नौज का राजा बनाया गया था। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार धर्मपाल ने एक दरबार आयोजित किया था, जिसमें भोज जो कि बिहार में है, मत्स्य जयपुर में है, और मद्र पंजाब में, कुरु थानेश्वर में, यदु मथुरा या द्वारिका में, यवन सिंधु का अरब शासक अवंती मालवा गंधार उत्तर पश्चिमी सीमा कीर या कांडा के शासकों ने भाग लिया था। 11वीं शताब्दी गुजराती कवि सोरडर ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापत स्वामी कहा है। धर्मपाल ने परम सौगात महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। नारायण के भागलपुर अभिलेख में उसे समान कर लगाने वाला कहा। तो नारायण के भागलपुर अभिलेख में उसे समान कर लगाने वाला कहा। विक्रमशिला और सोमापुर बिहारों की स्थापना है बोधगया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति धर्मपाल ने स्थापित की थी। यहाँ देखिए विक्रमशिला और सोमापुर बिहारों की स्थापना है बोधगया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति धर्मपाल ने स्थापित किया था। अब यहाँ पर आपको देखिए देवपाल की बात करें। देवपाल का आपको जो जीवन काल रहा, देवपाल को जो शासन अवधि था वो आपको 810 से लेकर 850 ईस्वी तक, मतलब ये भी 40 साल ही रहा। देखिए देवपाल एक पराक्रमी शासक था। उसके विजय अभियानों की जानकारी मुंगेर भागलपुर एवं बादर अभिलेखों से प्राप्त होती है। देवपाल ने हुनों उत्कलों गुर्जर प्रतिहारों एवं द्रविड़ों को परास्त किया था। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य तक आक्रमण कर साम्राज्य का विस्तार किया था।
देखिए उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य तक आक्रमण कर साम्राज्य का विस्तार किया था देवपाल ने। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार राष्ट्रकूट एवं गुर्जर राष्ट्रकूट एवं गुर्जरों से भी देवपाल अधिक शक्तिशाली था। अरब यात्री सुलेमान के अनुसार राष्ट्रकूट एवं गुर्जरों से भी देवपाल अधिक शक्तिशाली था। शासन का अंतिम चरण मतलब कि 843 से लेकर 850 ईस्वी के बीच में देखिए बीच में शासन का अंतिम चरण जो 843 से 850 के बीच था। शासन के अंतिम चरण के मध्य में के बीच में मिहिर भोज ने देवपाल को पराजित किया था। मिहिर भोज ने ही देवपाल को पराजित किया था। घोष राभा जो कि बिहार में घोष राभा के अभिलेख के अनुसार देवपाल ने नालंदा महाविहार का आचार्य नगरहार निवासी एक ब्राह्मण को नियुक्त किया था। देवपाल ने अपने समय अपनी सत्ता का विस्तार पूर्व में कामरूप, दक्षिण में कलिंग, पश्चिम में विंध्य एवं मालवा तक किया था। अब देखिए प्रथम पाल साम्राज्य का पतन देखिए देवपाल के पश्चात प्रथम पाल साम्राज्य का पतन हो गया था। अयोग्य उत्तराधिकारियों में साम्राज्य के संघर्ष होने लगा। फतह पाल साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक की ही सिमट कर रह गया। फतह पाल साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक ही सिमट कर रह गया था। देवपाल के बाद पाल साम्राज्य में निम्नलिखित अयोग्य राजा हुए। देवपाल के बाद आपको पाल साम्राज्य में निम्नलिखित अयोग्य राजा हुए, जिसमें पहला था विग्रहपाल। विग्रहपाल का शासन आपको 850 से 854 ईस्वी तक रहा। फिर था नारायणपाल का आपको शासन का आपको 854 से 915 ईस्वी तक रहा। फिर था आपको राजपाल आपको 915 ईस्वी से लेकर 940 ईस्वी तक रहा। फिर था गोपाल द्वितीय का शासन काल आपको 940 से लेकर 960 ईस्वी तक रहा। फिर था विग्रहपाल द्वितीय का शासन काल आपको 960 ईस्वी से लेकर 988 ईस्वी तक रहा। देखिए इन राजाओं के अयोग्यता कारण पालों की सत्ता बिहार में ही सिमट कर रह गई। अभिलेख के अनुसार देखिए अब बनगढ़ अभिलेख के अनुसार विग्रहपाल द्वितीय सेना के साथ भटकने वाला राजा था। बनगढ़ अभिलेख के अनुसार विग्रहपाल द्वितीय सेना के साथ भटकने वाला राजा था। तो यहाँ पर देखिए ये बातें फिनिश होती है यहीं पर। अब द्वितीय पाल साम्राज्य का उदय हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।